गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। शीत युद्ध के 3 चरण होने के बाद में हम दितांत का अध्ययन कर रहे थे, तनाव शैथिल्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि दोनों ही महाशक्तियों के मध्य किस प्रकार से तनाव कम हुआ। हमने हमारी पिछली कक्षा में ये देखा था कि दितांत की जो प्रगति हुई उसमें हमने मॉस्को बंद समझौता है, बर्लिन समझौता है, कोरिया समझौता है, हेलसिंकी सम्मेलन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति है, अमेरिका चीन का जो मेल मिलाप है, यही नहीं बेलग्रेड जो सम्मेलन हुआ वो है, इजराइल और मिस्र के बीच में जो समझौता हुआ है, ये सब कुछ हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा कि इन सब कारणों की वजह से जो अमेरिका और सोवियत संघ में जो तनाव हुआ था वो कम हुआ। लेकिन आज की कक्षा में हम ये डायरेक्ट ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दितांत से अमेरिका और सोवियत संघ का आपसी जो तनाव है वो कम हुआ या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण कारक हैं उनको समझने का आज की कक्षा में हम प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस दितांत में जो प्रगति हुई उसमें व्यक्तिगत तौर पे अमेरिका और सोवियत संघ का किस प्रकार से तनाव कम हुआ या तनाव शैथिल्य पैदा हुआ। तो देखो, हम सभी को पता है कि क्योंकि ये घटनाक्रम हो चुके हैं, ये ऐतिहासिक रूप में घटित हो चुके हैं, शीत युद्ध समाप्त भी हो चुका, सब कुछ हो गया है। लेकिन जब हमारे विषय के अंतर्गत देखते हैं तो ये 1970 और 80 का जो काल है वो दोनों ही महाशक्तियों के मध्य एक प्रकार से तनाव शैथिल्य का काल है, तनाव में कमी का काल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोनों देशों के मध्य जो उग्रता आक्रामकता है वो यहाँ पर हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझना है। अब देखो किस प्रकार से क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके सब घटनाक्रम को, दोनों देशों को व्यक्तिगत तौर आपसी जो घटना है, जो भी समझौते हैं, जो संधियां हैं, उनको मैं आपको आज की कक्षा में स्पष्ट करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौते होते हैं। 1972 में 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला समझौता है प्रक्षेपास्त्र रोधक मिसाइल व्यवस्था में परिसीमन पर संधि। एक बार पुनः स्पष्ट करता हूं, प्रक्षेपास्त्र रोधक मिसाइल व्यवस्था के परिसीमन पर संधि। इसको इंग्लिश में बोले द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसको प्राय एबीएम संधि के तौर पे हम जान सकते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एक ये हुई। दूसरी हम समझ सकते हैं युद्ध नीतिक शस्त्र परिसीमन संधि। युद्ध नीतिक शस्त्र परिसीमन संधि, इसको यूं समझ इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। क्योंकि इनके हिंदी से इंग्लिश नाम बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आपको इन नाम से समझ सकते हैं, एबीएम्स ट्रीटी और साल्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। इसको प्राय साल्ट 1 के नाम से भी जान सकते हैं। ये दोनों ही संधियां 1972 में संपन्न हुई। इस संधियों को संपन्न करने जो जगह है या जो वार्ता के माध्यम से हुआ उसको हम मॉस्को शिखर वार्ता भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मॉस्को शिखर वार्ता से आप क्या समझते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक आंसर लिख सकते हैं कि मई 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति के मध्य, दोनों के मध्य 2 समझौते हुए। एक था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित, दूसरा था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। 2 संधियां हुई। उस संधियों को जिस जगह अंजाम दिया गया वो मॉस्को में हुआ था और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मध्य हुई संधि, इसलिए मॉस्को शिखर वार्ता के नाम से इसे जाना जा सकता है। ठीक है, फिर ये तो हुआ। साथ में आप देखेंगे कि इसमें व्यापारिक और आर्थिक संबंध, दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों की भी प्रमुखता दी गई। समुद्री मामलों के संबंध में समझौता हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर यह समझौता हुआ। और इस समझौते मतलब इस शिखर सम्मेलन में
दो प्रमुख संधि मैंने आपको पहले बताया, एबीएम और साल्ट वन भी हुई। तो इसलिए कह सकते हैं मॉस्को शिखर सम्मेलन बहुत ही सफलदायक और बहुत ही विस्तृत समझौते वाला एक अपन सम्मेलन कह सकते हैं। ये दोनों देशों के मध्य संपन्न हुआ। तो पहले आपको मॉस्को शिखर वार्ता अच्छे ढंग से आपको याद रखना है। दूसरा, जून 1973 में ब्रेजनेव, सोवियत संघ के प्रमुख ब्रेजनेव अमेरिका की यात्रा पे गए, अमेरिका की यात्रा की, जिसमें उन्होंने कृषि, यातायात, समुद्री विज्ञान तथा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान प्रदान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को लेकर 4 समझौते किए। किस पर? कृषि पर, यातायात पर, समुद्री विज्ञान और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में आदान प्रदान को लेकर कितने समझौते किए? 4 समझौते किए। ठीक है। निक्सन तथा ब्रेजनेव दोनों ने परमाणु युद्ध न करना स्वीकार कर लिया। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने यह तय किया कि किसी भी हद तक हम कुछ भी हो जाए, हमारा तनाव कैसी भी स्थिति बने, लेकिन परमाणु युद्ध हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे, तथा जब कभी भी किसी भी परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो तो तत्काल हम बातचीत करेंगे, परामर्श को स्वीकार करेंगे, किसी प्रकार की उग्रता नहीं लाएंगे। दोनों देशों ने आगे आने वाले जो भी हेलसिंकी सम्मेलन था, हेलसिंकी 73, 75, 77 वाले, उन सब में उन्होंने सहयोग देना स्वीकार किया। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य एक बहुत ही एक शांतिपूर्ण और आपस में सूझबूझ वाले रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। फिर 1974 में 1974 में राष्ट्रपति फोर्ड तथा ब्रेजनेव दोनों ही व्लादिवोस्टोक शिखर सम्मेलन 1974 में मिले। व्लादिवोस्टोक से शिखर सम्मेलन हुआ था 1974 में, उसमें फोर्ड और ब्रेजनेव एक बार पुनः मिले, जिसमें उन्होंने आगे के 10 वर्षों के लिए स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स को सीमित करने के नए समझौते की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। आगे आने वाले 10 वर्षों के लिए किस प्रकार के स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स को सीमित करना है, न कि बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने इस समझौते की आवश्यकता को स्वीकार किया। साथ ही साथ आपने देखा होगा 1975 में हेलसिंकी सम्मेलन, जिसका उल्लेख मैं पिछली बार कर चुका हूँ पिछली कक्षा में, तो उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और यही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि 15 जून 1979 को 1979 को साल्ट 2 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2 पर समझौता किया। पहला कब हुआ था? 1972 में, और दूसरा कब हुआ है? 1979 पर। इसलिए आपको ये अच्छे ढंग से याद रखना है, साल्ट 1 1972 और साल्ट 2 1979। ठीक है। तो साल्ट 2 समझौता किया, तथा तटीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन 1977 में बेलग्रेड में भी भाग लिया। बेलग्रेड में भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। तथा अपोलो और सोयूज, अपोलो अमेरिका का, सोयूज सोवियत संघ का, दोनों इस अंतरिक्ष मिशन में, मतलब 1975 में दोनों अपने अंतरिक्ष मिशन का मिलन अंतरिक्ष में संपन्न हुआ। तो समझ सकते हैं कि इन उपरोक्त घटनाओं के आधार पर दोनों देशों के मध्य बहुत ही अच्छे संबंध कायम हो रहे हैं। बिल्कुल अपने जो भी संबंध है बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। कहीं पर भी हमें इस प्रकार की उग्रता या आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ही शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने अमेरिका और सोवियत संघ के पक्ष में देखा। अब हम ये समझेंगे कि जो ये द्वितांत की वजह से 10 साल तक जो एक प्रकार के तनाव में कमी आई, इस द्वितांत का प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या हुआ इस द्वितांत का। ठीक है। तो आप समझिए प्रभाव क्या क्या है, एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखो, पहला प्रभाव तो ये रहा कि महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हो गया। जो भी महाशक्ति, कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ, दो ही तो महाशक्तियां थी। तो इन दोनों महाशक्तियों के मध्य जो तनाव बना हुआ था वो खत्म हो गया, उसकी जगह सहयोग आ गया। जो वैमनस्य, नफरत, घृणा थी, उसकी जगह मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हो गए। तो समझ सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की एक नई शुरुआत हुई, एक नया विकास हुआ, जो बहुत ही काबिल तारीफ माना जाता है, द्वितांत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब जो यूरोपीय महाद्वीप है, जो पहले एक विभाजित लगता था कि ये पूर्वी यूरोप, ये पश्चिमी यूरोप, ये पूर्वी जर्मनी, ये पश्चिमी जर्मनी, जो विभाजित लगता था कि ये सोवियत संघ का हिस्सा, ये अमेरिका का हिस्सा, अब वो बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि अब वो उग्रता खत्म हो चुकी थी और सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों के आधार पर दोनों महाशक्तियां आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ा ये प्रभाव रहा। दूसरा प्रभाव देखें तो अब दुनिया के इन दोनों देशों को तो हुआ, दोनों महाशक्तियों को तो हुआ, लेकिन साथ ही दुनिया के
सब देशों को एहसास हो गया, ये भाव पैदा हो गया कि अब दुनिया में तीसरा महायुद्ध नहीं होगा। यानी तीसरे महायुद्ध का जो भय था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। तीसरे महायुद्ध का भय सभी के दिमाग में से निकल गया, क्योंकि अब दोनों ही महाशक्तियाँ प्रेम के मार्ग पर चल पड़ी है, तनाव खत्म हो चुका है, सहयोग और महत्वपूर्ण संबंधों को विकसित कर रहे हैं, तो अब तीसरा विश्व युद्ध हो नहीं सकता, ऐसा सबको विश्वास हो गया। फिर आपने देखा ये एवियन संधि है, साल्ट 1 है, साल्ट 2 है, इस प्रकार से अंतरिक्ष समुद्र में सब प्रकार के जो शस्त्रों के जो सीमित करने पर जो सहमति बन रही है, तो इसे कह सकते हैं कि परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए भी दोनों महाशक्तियों के माध्यम से काम किया जा रहा है। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं कि कोई भी परमाणु शस्त्रों की होड़ में संलग्न नहीं है, पूरी तरह से ये शस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी उपलब्धि मानी जाती है। फिर गुटबंदी में जो लिप्त राष्ट्र थे उनके लिए पर्याप्त स्वतंत्र होगी। अब जो भी अमेरिकी गुट में जुड़े हुए हैं या सोवियत संघ के गुट में जुड़े हुए हैं, तो इस गुटबंदी में जो भी राष्ट्र जुड़े हुए थे उनको भी अब पर्याप्त स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता का एहसास हुआ और अपने खुद भाग्य का निर्माण करने के लिए, भाग्य के विधाता बनने के लिए वो अब स्वतंत्र थे। अब वो उनको ये मन में डर खत्म हो गया कि ये अमेरिका के साथ गए तो सोवियत संघ क्या कहेगा, सोवियत संघ के साथ खड़े तो अमेरिका क्या विचार करेगा, ऐसा उनका भाव खत्म सा हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर शालीन व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ी। जो अपन देखते हैं कि जैसे पेरिस शिखर सम्मेलन की मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ कि जब U2 विमान कांड हुआ तो अब पेरिस शिखर सम्मेलन जो पहले से प्रस्तावित था, अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला और यहाँ तक कि आइजनहावर से क्रुश्चेव ने हाथ तक नहीं मिलाया। सोचो, हाथ आगे कर दिया लेकिन हाथ नहीं मिलाया, उनको शर्म के मारे हाथ वापस खींचना पड़ा। तो मतलब इस प्रकार से जो एक दूसरे के प्रति जहर उगल रहे थे, एक दूसरे नफरत, घृणा, वैमनस्य जो निकल रहा था वो खत्म हो गया। अब हमारे भले रीजनल कोऑपरेशन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, हमेशा एक शालीनता के साथ व्यवहार करते हुए हर देश के अपने जो विचार थे वो सामने आ रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाती है। और एक बात ये भी होने लगी कि जब अब गुट निरपेक्ष मतलब शीत युद्ध है उसमें बहुत मंदता आ गई है, शीत युद्ध खत्म सा होने के कगार में पहुंच चुका है, तो ये जो गुट निरपेक्ष जो कहते थे न इस गुट में न उस गुट में, तो अब तो दोनों देश कहने लगे कि अब गुट निरपेक्ष वालों तुम कहाँ जाओगे, हमारे अंदर तो जो आपस में जो उग्रता थी वो कम हो गई है, मतलब शीत युद्ध बिल्कुल कम होने के कगार पे खड़ा है। लेकिन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका है या जो उसकी प्रासंगिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह पैदा करने शुरू कर दिए। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन किस मोड़ की तरफ जाएगा, किस दिशा की तरफ जाएगा, क्योंकि तो गुट प्राय शिथिल हो गए, तो शिथिल जब गुट हो गए तो अब तो वो वाली बात ही नहीं रही, तो इस पे प्रश्न चिन्ह वाली स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं कि जो दितांत है वो यथास्थितिवाद का समर्थक है। यथास्थितिवाद मतलब शांतिपूर्ण जैसा स्थिति है जो जहाँ है वहीं बने रहो, बस उसकी पूरी समर्थक करने वाली एक धारणा है। फिर महाशक्तियों के आचरण में विनय और सद्व्यवहार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। दोनों ही महाशक्तियों के मध्य एक प्रकार का जो आचरण है, व्यवहार है, उनकी कार्यशैली है, उनकी जो हर वार्तालाप है, समाचार पत्र हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं तो जो एक दूसरे के प्रति जो भाव है उनमें विनय और सद्व्यवहार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि दितांत का जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रभाव पड़ा वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा और हमने इन सबको देखा। लेकिन अब ये भी समझेंगे कि धीरे धीरे ये दितांत है इसका ह्रास कैसे हुआ, दितांत कमज़ोर कैसे हुआ, दितांत में किस प्रकार से ये मतलब कमी आती गई और पुनः दुनिया एक वापस नए सिरे से एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ना शुरू करती है। क्या क्या हुआ समझिए, आप देखिए। आप सभी को पता है कि दितांत केवल 10 वर्ष तक ही कार्यान्वित रहा, 1970 से 80 तक ही दितांत रहा। ये जो 70 का दशक है, ये जो कंप्लीट होने आया, आप देखेंगे कि 27 दिसंबर 1989 को 27 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप हुआ, या जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने जो हस्तक्षेप किया, तब से एक नई चिंगारी शीत युद्ध के पुनः उभारने में महत्वपूर्ण कारक बन गई। क्योंकि अमेरिका भी यकीन नहीं था कि सोवियत संघ ऐसा कभी करेगा।
इसलिए जिस प्रकार से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो अमेरिका को लगा कि ये मेरे को सिर्फ बातें बनाता है, बातें फेंकता है, असलियत में इसके व्यवहार में कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। और एक प्रकार से ये जो अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हुआ, ये शीत युद्ध को पुनः उभारने में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा और शीत युद्ध पुनः आरंभ हो गया। और जो देतान जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था, उसको सबसे बड़ा धक्का लगा, सबसे बड़ी चोट लगी। ठीक है, ये यहीं से देतान का हाश, देतान का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति रीगन जो हैं, उनकी जो अपनी संयुक्त राज्य की जो विदेश नीति थी, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया गया। अब वो वापस उग्रता आक्रामकता वाली विदेश नीति के मतलब मुख्यकर्ता के रूप में सवार हो गए। फिर सोवियत संघ का जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल जिम्मेदारहीन, अनुत्तरदायीपूर्ण सोवियत संघ का दृष्टिकोण था। इससे भी अमेरिका बहुत ही उग्र हुआ। सोवियत संघ प्रभाव को नियंत्रित करने के विचार से संयुक्त राज्य के पूर्वी यूरोप तथा चीन के साथ संबंध बनाने का जो प्रयत्न हुआ, इससे भी दोनों देशों में जबरदस्त तरह से कटुता फैली। और यही नहीं, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, ग्रेनाडा जैसे छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर संयुक्त राज्य की जो भूमिका है वो भी एक प्रकार से एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती थी। तो इन सब कारणों से लग रहा था कि अब पुनः एक प्रकार से शीत युद्ध नए शीत युद्ध में कन्वर्ट हो रहा है, देतांत अब खत्म हो रहा है। और दोनों देशों के मध्य जो पिछले 1 दशक से शांति बनी हुई थी, मित्रता बनी हुई थी और आपस में सहयोग बना हुआ था, अब वो सहयोग टूट रहा है, मित्रता है वो दुश्मनी में बदल रही है और शांति है वो बिल्कुल युद्ध की तरफ या आक्रामकता की तरफ या अशांति की तरफ बढ़ा रही है। तो समझ सकते हैं कि इन 4-5 ऐसे कारण हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिससे देतांत को सबसे बड़ा धक्का लगा, देतांत को चोट लगी और पुनः वापस एक तनाव के क्षेत्र में कूद पड़े। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो आप समझिए कि अब ये सोवियत जो प्रभाव है, इस सोवियत प्रभाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने अपनी अपनी चाल खेलना शुरू हो गई। दोनों ने अपना खेल शुरू कर दिया। तो देखो, सोवियत प्रभाव को कमजोर करने में अमेरिका ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई। सोवियत प्रभाव को, सोवियत संघ के प्रभाव को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने अपनी नीति क्या शुरू कर दी। अमेरिका ने क्या कर दिया कि जो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया है, वहाँ पर परमाणु अड्डा बनाकर अपना नौसैनिक अड्डा मजबूत बना लिया। हिंद महासागर में नौसेना का अपना अड्डा बनाया डिएगो गार्सिया, वो परमाणु अड्डा बनाया। और पश्चिमी एशिया में सोवियत संघ की विस्तारवाद की चुनौती के विरुद्ध पाकिस्तान को शस्त्र लेना आरंभ कर दिया। जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ तो पाकिस्तान का पड़ोसी, मतलब अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान है, तो उन्होंने अब पाकिस्तान को जो भी मांगे, मुंह खोले ऐसे हथियार देने शुरू कर दिए गए। तो पाकिस्तान का शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया। तो अब सोचो, जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और पाकिस्तान को जब शस्त्र दे रहा है तो हमारे अमेरिका के संबंध भी खराब होने शुरू हो गए। ठीक है, तो एक प्रकार से विस्तारवाद की प्रवृत्ति बढ़ते हुए, और अब देखो पहले वाले शीत युद्ध में अपन देखते हैं कि उनकी जो रणभूमि है वो यूरोप में केंद्रित है, लेकिन नए शीत युद्ध में अपन देख रहे हैं कि अब वो पूरा जो रणभूमि है वो तब्दील हो रही है मध्य और पश्चिम एशिया, और ये पूरा जो दक्षिण एशिया वाला हिस्सा है, यहाँ पर अब ये नया शीत युद्ध खेला जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि डिएगो गार्सिया में परमाणु अड्डा बना लिया गया, पाकिस्तान का शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया अमेरिका ने, फारस की खाड़ी में शीघ्र तैनात बल को संगठित कर दिया, सोवियत संघ की एशिया में बढ़ती हुई भूमिका को नियंत्रित करने के लिए वाशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद, टोक्यो सहयोग को सुदृढ़ किया। देखो, वाशिंगटन यानी अमेरिका, बीजिंग मतलब चीन, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान और टोक्यो मतलब जापान, इन चारों देशों के मध्य इतना सुदृढ़ संबंध बढ़ाए ताकि इनको कैसे घेरा जा सके। अब ध्यान रखना, चीन अब किसके पक्ष में है? अमेरिका के पक्ष में है, अमेरिका के पास खड़ा है। तो आप देखिए ये घटनाक्रम किस तरह से बदल रहा है। अंतरिक्ष प्रोग्राम में सैन्यकरण तथा सामरिक प्रतिरक्षा उपकरण बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिए गए, और जो साल्ट II समझौता हुआ था 1979 उसको लागू नहीं किया। शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया, और हिंद महासागर में अमेरिकी शक्ति को बढ़ावा देना भी अमेरिका ने शुरू कर दिया गया। ठीक है, और 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक खेल हो रहे थे उसमें भी अमेरिका ने भाग न लेकर ये जता दिया कि तुम मेरे दुश्मन हो, इस प्रकार से संभव नहीं रह सकती। तो अब देखिए, इन सब आधार पे अमेरिका है वो सोवियत संघ को नियत करने का काम कर रहा है। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए सोवियत संघ क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि सोवियत संघ है वो अंगोला में जो भी मतलब अंगोला में सोवियत संघ द्वारा उत्साहित
क्यूबाई थे उनकी भूमिका में एक प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है। वही अफगानिस्तान में जबरदस्त तरीके से हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इथियोपिया में सोवियत संघ द्वारा उत्साहित क्यूबा की भूमिका भी जबरदस्त तरीके से रही। तो क्यूबा की में जो सोवियत ब्रिगेड है उसकी उपस्थिति कर दी गई अमेरिका के नज़दीक। पूर्वी यूरोपीय देशों में नई किस्म के SS-20 मध्य दूरी की मारक क्षमता वाली सोवियत मिसाइलों को लगा दिया गया। लैटिन अमेरिका के विभिन्न राज्यों में वामपंथी दलों को सोवियत संघ की सहायता तथा समर्थन देना शुरू कर दिया गया। पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ का बढ़ता प्रभाव तथा मॉस्को दिल्ली मॉस्को हनोई के बीच बढ़ती मित्रता। मॉस्को मतलब सोवियत संघ, दिल्ली हमारा भारत, मॉस्को और हनोई मतलब वियतनाम। तो इस प्रकार से ये इनके भी मित्रता बढ़नी शुरू हो गई। अफ्रीका में अपने सैनिक अड्डों को सुदृढ़ करने का सोवियत संघ ने जबरदस्त अपना निर्णय ले लिया। हिंद महासागर में सोवियत संघ की बढ़ती उपस्थिति तथा पश्चिम एशिया खाड़ी क्षेत्रों में प्रभाव को बढ़ाने के लिए सोवियत संघ की अपनी नीति को बढ़ावा देना शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस दौर में जबरदस्त तरीके से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे की शक्ति को पुनः बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ने का एक दौर शुरू पुनः हो गया है।